हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्या आपने कभी स्कूल ना जाने के लिए पेट दर्द का या सिर दर्द का कोई छोटा मोटा बहाना बनाया है। सोचिए, आपका बहाना काम कर जाए, छुट्टी भी मिल जाए, लेकिन पूरे दिन आपको सिर्फ बिस्तर पर लेटे रहना पड़े और खाने के लिए मिले सिर्फ फीकी खिचड़ी। तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना। कुछ ऐसा ही मज़ेदार सबक मिलता है इस कहानी में एक छोटे से बच्चे को, जो स्कूल से बचने के लिए बीमारी का नाटक तो करता है पर फिर खुद ही फंस जाता है। मैं हूं आपकी दोस्त दीपिका और आप और मैं मिल करके ये पता लगाएंगे कि उस बच्चे के साथ ऐसा क्या क्या हुआ कि उसने कान पकड़ लिए कि वो दोबारा कभी ऐसा बहाना नहीं बनाएगा और उसे असली सबक कैसे मिला। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई, जो बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का यह मेरा पहला अवसर था। बच्चों, अवसर का मतलब होता है मौका। देखो, यहाँ पर हमें दिखाया भी है। इस बच्चे को देखो, शायद ये वही बच्चा है जो अपनी नानी के साथ पहली बार अस्पताल जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर उनके पड़ोस में रहने वाले सुधाकर काका वहाँ शायद एडमिट थे। क्योंकि वो बीमार थे तो वो वहाँ पर एडमिट थे, और इस बच्चे की जो नानी है वो उसे साथ लेकर के, इस बच्चे को साथ लेकर उन्हें मिलने के लिए गई है। ठीक है। एक बड़े से वार्ड में कई कई मतलब ढेर सारे एक जैसे पलंग मतलब चारपाई लाइन से लगे हुए थे। सब पर एक जैसी सफ़ेद चादर और लाल कंबल, सफ़ेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिया। तो बच्चों, अब जैसा कि ये बच्चा पहली बार हॉस्पिटल गया है तो वो बता रहा है कि वहां पर उसने क्या क्या देखा। देखो, वहां पर चारपाइयाँ एक लाइन से लगी हुई थी, सब पर सफ़ेद चादर बिछी थी, ऊपर से लाल कंबल रखा हुआ था, और हॉस्पिटल की दीवारें, उस वार्ड की जो दीवारें थी, वार्ड मतलब जो हॉस्पिटल का कमरा होता है, ठीक है, उसकी दीवारें सफ़ेद थी, छतें ऊंची थी, खिड़कियों पर हरे पर्दे थे, और जो फर्श यानी जो फ्लोर है वो एकदम चमकता हुआ मतलब साफ सुथरा था। एक पलंग पर यानी एक चारपाई में सुधाकर काका लेटे हुए थे, और काका को बहुत पास यानी बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद ही वो देख पाए थे। ठीक है। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने खड़ी हो गई और हालचाल पूछने लगी। बच्चों, सिरहाने का मतलब होता है सिर की तरफ। जैसे आप लेटते हो तो एक तरफ सिर है, एक तरफ पाँव है ना। तो जो आपका सिर वाली साइड है उसको सिरहाना कहते हैं, और जो आपके पाँव वाली साइड है उसको पयाना कहते हैं। ठीक है। तो सुधाकर काका ने जैसे ही इनको देखा तो भाई खुश होना तो बनता है कि कोई बीमार है और कोई और उससे मिलने आया है, तो खुशी होती है। तो नानी जी ने नज़दीक जाकर उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने पर खड़े होकर के उनसे उनका हाल चाल पूछा कि भाई तुम कैसे हो। इधर देखो, यहाँ पर हमें दिखाया है ये वो बच्चा है, बच्चे की नानी है, और ये रहे सुधाकर काका। तो नानी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उनका हाल चाल पूछा। ठीक है। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूल रहे थे। न ट्रैफिक का शोरगुल, न धूल, न मच्छर मक्खी, सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन, बाकी एकदम शांति। बच्चों, गुनगुन का मतलब होता है जब धीरे धीरे से बोला जाता है ना, तो उससे आने वाली जो आवाज़ है वही गुनगुन है, एक तरह से बहुत हल्की आवाज़। ठीक है। तो वो बच्चा बता रहा है कि उसको अस्पताल का जो माहौल है, अस्पताल का जो वातावरण था वो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ जो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी उसके बाहर हरे हरे पेड़ झूल रहे थे। ना तो ट्रैफिक की कोई शोरगुल की आवाज़ थी, ना धूल धक्कड़, ना ही मक्खी मच्छर। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल हमेशा साफ सुथरे होते हैं, है ना। और ऊपर से कोई शोरगुल नहीं था, लोग बहुत धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे, एकदम शांति थी। तो वो सब कुछ उसे बहुत अच्छा लगा।
तभी सफेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया। बच्चों, अभिवादन मतलब जब आप किसी को देख करके नमस्ते, प्रणाम, हेलो, गुड मॉर्निंग, जो कुछ भी आप संबोधित करने के लिए शब्द बोलते हो उसे बोलते हैं अभिवादन करना। ठीक है, तो कुछ देर के बाद वहां पर सफेद कपड़े पहन करके एक नर्स आई। तो नर्स ने नानी जी, क्योंकि नानी बड़ी है ना, तो नर्स ने उनको अभिवादन किया और अपना सिर हिलाया और काका को दवा खिलाई। किसने खिलाई? उस नर्स ने खिलाई। ठीक है, नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स से पूछा कि खिला दूं क्या? नर्स के हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। देखो बच्चों, जैसा कि नानी जी जब मिलने गई थी तो साथ में उनके लिए साबूदाने की खीर बनाकर ले गई थी। तो उन्होंने पहले नर्स से पूछा कि क्या मैं इसे खिला दूं? तो जब नर्स ने हाँ कहा तभी नानी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को वो साबूदाने की खीर खिलाई, जो कि काका को बहुत अच्छी लगी। क्या ठाठ है बीमारी के भी, मैंने सोचा। ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूंगा। तो बच्चों, इसके बाद उस बच्चे के दिमाग में खुरापात आई। देखो, उसको लगा कि भाई बीमार होना एक ठाठ की बात है, उसमें साफ सुथरा बिस्तर मिल जाता है और बस लेटे रहो, लेटे लेटे साबूदाने की खीर खाते रहो। तो उसको लगा कि काश सुधाकर काका की तरह मैं होता, पता नहीं मैं कब बीमार पड़ूंगा। कुछ रोज बाद यानी कुछ दिनों के बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। तो बच्चों, आखिर उसको वो दिन मिल गया जिस दिन उसने बीमार होने का बहाना बनाया। एक तो उसका मन नहीं कर रहा था, दूसरा उसने होमवर्क भी नहीं किया था। तो उसको लगा कि अगर बिना होमवर्क किए मैं चला गया तो भाई मुझे सजा मिल सकती है। तो उसने सोचा कि बीमार पड़ जाता हूँ। मैं रजाई से निकला ही नहीं। नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा मैं आज बीमार हूँ। तो बच्चों, मैं रजाई से निकला ही नहीं, इसका मतलब है कि वो सुबह उठा ही नहीं, मतलब उठा लेकिन बिस्तर से नहीं उठा। तो जब नानी उसको उठाने के लिए आई तो उसने कहा कि मैं आज बीमार हूँ। तो ऐसा सुनकर नानी ने पूछा क्या हो गया? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। तो भाई उसने कहा कि मेरे सिर में दर्द है, पेट में भी दर्द हो रहा है और मुझे बुखार भी है। नानी जी चली गई। तो ये सब सुन करके नानी वहां पर से चली गई। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। गतिविधियां मतलब जो एक्टिविटीज़ होती हैं। देखो, जैसे आपकी स्कूल की एक्टिविटीज़ होती हैं वैसे ही घर की भी तो होती हैं। घर में हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है ना। तो वो अपने बिस्तर पे पड़ा पड़ा, रजाई में पड़ा पड़ा मतलब बिस्तर में ही पड़े हुए वो घर में क्या चल रहा है इस चीज़ का अनुमान लगाता रहा, मतलब अंदाज़ा लगाता रहा। अब छोटे मामा नहा कर निकले। अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागी। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। अब सब चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया। तो बच्चों, उसका ध्यान घर में हर एक की तरफ था। देखो, भले ही वो चारपाई में पड़ा हुआ था लेकिन उसका ध्यान हर किसी की तरफ है कि उसके छोटे मामा नहाकर निकल गए हैं, उसकी जो कुसुम मौसी है वो रोज नाश्ता छोड़ती होगी, वैसे ही आज भी वो नाश्ता छोड़ करके अपनी बस पकड़ने के लिए भाग रही है। मुन्नू कोई छोटा बच्चा है जो जूता ढूंढ रहा है और मामा तैयार होकर के साइकिल उठा रहे हैं। अब सब चले गए हैं और घर में केवल वो बच्चा अकेला रह गया है। पता नहीं कब झपकी सी आ गई। तो बच्चों, इस सब पर ध्यान देते हुए उसको पता ही नहीं चला कि कब उसको दोबारा से नींद आ गई है। तभी नाना जी आए। क्या हो गया, क्या हो गया? तो भाई नाना जी ने बड़ी चिंता से पूछा कि क्या हो गया है। इधर देखो, जैसा कि हमें यहाँ पर दिखाया है कि ये है वो बच्चा जो अपने बिस्तर पर पड़ा रहा। ये रही उसकी रज़ाई। बार बार लिखा है ना कि मैं रज़ाई से बाहर नहीं निकला, जिसे ओढ़ते हैं वही रज़ाई है, ठीक है। और ये हैं उस बच्चे के नाना जी जो उसका हालचाल पूछने आए हैं।
बुखार आ गया, मैंने कराहते हुए कहा। बच्चों, कराहना का मतलब होता है दर्द से या फिर पीड़ा से भरी हुई जो आवाज़ होती है उसे कराहना कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि उसको ये दिखाना था कि हाँ मुझे फीवर है, पेट में दर्द है, सिर दर्द है, इस तरह से मैं बीमार हूँ, ये सब दिखाना है, तो उसको थोड़ा सा अपने आप को दर्द में दिखाना पड़ेगा। तो वो कराहते हुए बोला कि मुझे बुखार आ गया है। देखें, नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। नब्ज मतलब जो हमारे हाथ की या फिर जो हमारे शरीर की नाड़ी है ना, वही नब्ज है। तो अब कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे हाथ की कलाई में, उसके अलावा गर्दन के पास और माथे में। बच्चों, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट होते हैं जहाँ पर हम अपनी नब्ज की जो धड़कन की आवाज़ होती है वो सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो नाना जी ने कहा कि जरा देखूं, और उसकी रजाई हटा करके उसका माथा छुआ, फिर उसका पेट देखा कि पेट में दर्द हो रहा है तो पेट छू करके देखा, और उसके बाद वो नब्ज देखने लगे कि क्या नब्ज बहुत तेज चल रही है, इस तरह से, ठीक है। इस बीच नानी जी भी आ गई। क्या हुआ? नानी जी ने पूछा। बुखार तो नहीं है, नाना जी बोले। तो जब नानी जी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो नाना जी तब तक का चेक कर चुके थे, तो उन्होंने कहा कि बुखार नहीं है। आपको पता नहीं चल रहा, थर्मामीटर लगा के देखिए, मैंने कहा। तो बच्चों, थर्मामीटर क्या है? देखो, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को जो चेक करने वाला एक गैजेट समझ लो, वो थर्मामीटर है। देखो, जब भी आपको बुखार आया होगा तो या तो डॉक्टर ने या फिर घर में ही आपकी मम्मा या फिर आपके पापा ने आपको थर्मामीटर दिया होगा, ताकि वो ये चेक कर सकें कि तुम्हें कितना बुखार है, ठीक है। तो ये उस बच्चे ने कहा कि आपको ऐसे टच करके पता नहीं चल पा रहा है, आप थर्मामीटर लगा कर देखो, ठीक है। अब बच्चों, उसने ऐसा क्यों कहा? देखो, मुझे पता था घर में कोई नहीं है, थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन। पर खुद को बीमार साबित करने के लिए यह चाल अच्छी थी। बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं, शायद कोई मांग कर ले गया था। तो बच्चों देखो, उसने अपने आप को बीमार साबित करने के लिए इस तरह से बोला था, क्योंकि उसको पता था कि घर पर कोई है नहीं। अगर थर्मामीटर लगा भी दिया तो हो सकता है उसके नाना जी या फिर नानी जी थर्मामीटर देखना नहीं जानते थे। देखो, आजकल तो वो थर्मामीटर चलते हैं जिसको आप अपने मुंह पे डालो या फिर अपनी अंडर आर्म पे लगाओ, तो उस पे डिजिटली नंबर्स लिखे हुए आ जाते हैं, टेम्परेचर लिखा हुआ आ जाता है। लेकिन पहले जो थर्मामीटर चलता था ना, वो पारे वाला होता था, उस पे पारा ऊपर चढ़ता है और बहुत छोटे छोटे नंबर्स उस पे लिखे हुए होते हैं, तो उसे देख पाना इतना आसान नहीं होता था। तो शायद इसीलिए उसने सोचा कि मैं इस तरह से थर्मामीटर में इन लोगों को उलझा दूं, लेकिन थर्मामीटर मिला ही नहीं। हो सकता है कोई अड़ोसी पड़ोसी मांग कर ले गया हो। फिर नाना जी की आवाज़ आई, ले पुड़िया खा ले। ना चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर नाना जी बोले, आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। दोनों चले गए। तो कुछ देर के बाद उसके नाना जी आए, वो पुड़िया में कुछ दवाई लेकर के आए जो बहुत कड़वी सी थी, और उसके बाद कुछ काढ़ा टाइप का उसको दिया गया, ठीक है। और उसके बाद जब नाना जी वापस आए तो उन्होंने कहा कि भाई इसको आज कुछ भी खाने को मत दो, आराम करने दो और शाम को देखेंगे। ऐसा क्यों कहा होगा? देखो, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने बोला था कि मुझे पेट में दर्द है ना, तो हो सकता है उसे अपच हो, ठीक से कोई चीज़ पची ना हो, तो उसको खाना ना देने की सलाह दी गई। दोनों चले गए और उसके बाद वहां पर से दोनों लोग यानी नाना और नानी दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुड़ुप हो गया। बच्चों, गुड़ुप ये एक मराठी शब्द है, ठीक है, और इसका मतलब होता है अचानक या पूरी तरह से किसी चीज पर खो जाना या फिर डूब जाने का भाव। अब यहाँ पर उसने कहा कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब गहरी नींद आ गई, ठीक है, मुझे नहीं पता चला कि मैं गहरी नींद में कब सो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली, मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, तेज राम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं,
देखो बच्चों, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब उसकी नींद खुली तो भाई वो एक छोटा सा बच्चा है, कोई बड़ा इंसान भी एक जगह पर लगातार बैठे या फिर पड़े नहीं रह सकता, और छोटे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो जब उसकी नींद खुली तो उसका बड़ा मन हुआ कि जरा बाहर जाकर देखूं कि गली में क्या क्या चल रहा है। जैसे जो ड्राई क्लीनर है चंदू भाई नाम के, वो क्या कर रहे हैं, और तेज राम की जो दुकान है वहां पर कितने ग्राहक बैठे हैं। ग्राहक का मतलब होता है कस्टमर। देखो, जब आप किसी दुकान में कुछ खरीदने जा रहे हो तो आप एक ग्राहक हो, ठीक है। महेश घी सेंटर ने मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया या नहीं, और टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़ियां बैठी हैं, लेकिन मजबूरी थी, चाहे जितनी ऊब हो लेटे ही रहना है। बच्चों, अब देखो यहाँ पर को सिर्फ ये बताया गया है कि उसका बड़ा मन था कि वो गली पर जाए, चारों ओर देखे कि क्या चल रहा है, वो चारों ओर का वातावरण देखे, अपने आसपास की चीज़ों को देखे जो कि वो रोज़ किया करता होगा। लेकिन आज तो भाई मजबूरी है, उसको ये दिखाना होगा ना कि भाई मैं तो बीमार हूँ, मैं उठ नहीं सकता, इस तरह से। तो उसने कहा कि चाहे जितनी ऊब हो, ऊब होना मतलब बोर हो जाना, वो बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो गया है, ऊब गया है, लेकिन फिर भी उसको लेटे ही रहना था। कुछ देर इधर उधर की, स्कूल की, दोस्तों की बातें सोचता रहा, फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी तो उठकर बैठ गया, लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लेट गया। तो बच्चों देखो, है तो वो बिल्कुल ठीक, है ना। तो वो कुछ देर अपने मन को बहलाने के लिए अपने स्कूल की बातें सोचने लगा, इधर उधर की बातें सोचने लगा, दोस्तों के बारे में सोचा उसने, लेकिन लेटे लेटे जो है ना उसकी पीठ दुखने लगी। देखो, जब आप एक जगह पर बैठे रहते हो या लेटे रहते हो तो आपके शरीर में ना मतलब कुछ दिक्कत सी होने लगती है, तो आप उठोगे, थोड़ा सा चलोगे तो फिर आपको थोड़ा ठीक लगता है ना। तो उसी तरह से इसे भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो बीच बीच में वो उठकर बैठ जाता था, लेकिन बाहर से कुछ भी आहट, आहट मतलब आवाज़ होना, नाना जी की या फिर नानी जी की चलने की आवाज़, बोलने की, मतलब अगर उसको ये लगता कि कोई मेरी तरफ आ रहा है तो वो दोबारा से लेट जाता था, ठीक है। नाना जी आए, बोले, अब कैसा है सिर दर्द? मैंने कहा ठीक है। फिर भी एक पुड़िया और खिला गई। तो नाना जी आए, उन्होंने हालचाल पूछा, तो जब इसने कहा कि मैं ठीक हूँ तो नाना जी ने अपना इलाज कंटिन्यू रखा और उसको वही कड़वी वाली पुड़िया एक और खिला दी। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। अब नानी जी से जाकर कहूँ कि भूख लग रही है तो वे क्या कहेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा यही कि दूध पी ले, या नाना जी से पूछने चली जाएंगी, वो कह रहा है भूख लगी है, और फिर नाना जी क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह रहे थे, तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना। तो बच्चों, अब क्या हुआ? अचानक मुझे भूख सी लगी। देखो, है तो वो बिल्कुल ठीक, वो बीमार तो है ही नहीं, उसने बहाने बनाए हैं। तो जैसे जैसे समय बीता उसको भूख लगने लगी, और उसको लगा था कि जब बीमार पड़ते हैं तो फल मिलता है, साबूदाने की खीर मिलती है, लेकिन उस सब की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। इसका मतलब क्या है? देखो, नाना जी ने सुबह ही कह दिया था कि इसको खाने के लिए कुछ मत देना, तो ये सब मिलने की तो कोई उम्मीद थी नहीं। फिर भी उसने सोचा कि मैं नानी जी के पास जाता हूँ और उनको बताता हूँ कि मुझे भूख लगी है, तो वो शायद मुझे दूध दे दें, या फिर वो नाना जी के पास जाएंगी कि भाई वो कह रहा है उसे भूख लगी है और नाना जी क्या कहेंगे। ये सब उसके मन में विचार चल रहे हैं, ठीक है। तो वो सोच रहा है कि नाना जी वही कहेंगे कि तबीयत ढीली है तो सबसे अच्छा भाई एक ही उपाय है कि भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। बच्चों, विकार का मतलब होता है जो खराबी है या फिर कुछ जिस वजह से वो दिक्कत आ रही है उसका दूर हो जाना, ठीक है, खराबी या फिर दोष। तो यही सब कुछ वो अपने मन में सोच रहा है। क्या मुसीबत है, पड़े रहो, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है? इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता, सजा मिलती तो मिल जाती, कितना मज़ा आता जब रिसेस के ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर कटर। बच्चों, अब उसको महसूस हुआ कि भाई ये तो एक मुसीबत है, अगर पड़े रहो तो आखिर कितनी देर तक पड़े रहो। तो उसे ये लग रहा है कि इससे अच्छा तो मैं स्कूल चला गया होता, कितना मज़ा आता, सजा मिलती
तो ठीक है, वो एक चीज़ होती, लेकिन जब हम रिसेस के ठेले, रिसेस किसी का नाम है, ठीक है, उसके ठेले पर यानी उसकी रेहड़ी पर जा कर के जब हम नमक मिर्च लगे हुए अमरूद खाते, देखो कटर कटर, इसका मतलब है कि कटर कटर करके या चबा चबा के वो खाने का तरीका बता रहा है, ठीक है। तो अगर डांट पड़ती तो पड़ती, लेकिन साथ में मज़े भी तो आते, लेकिन घर पे रहना तो एक मुसीबत हो गई है। अब उसको ये बात समझ में आई है, ठीक है। फिर झपकी लग गई, ये सोचते सोचते उसको नींद आ गई, लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी और आंख जरा लगती भी तो खाने ही खाने की चीज़ें दिखाई देती। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है, जैसे गुझिया सिर्फ होली, दिवाली और पंजरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। क्यों? क्या ये चीज़ें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है? तो बच्चों, अब भूख की वजह से उसको नींद भी नहीं आ पा रही है और जब वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा है तो उसको सिर्फ खाने की चीज़ें ही दिखाई दे रही हैं, जैसे खस्ता कचौड़ी हो गई, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ ये पता था कि बीमार होने पर साबूदाने की खीर मिलती है, लेकिन वो उसको खाने को नहीं मिली, इसलिए उसको बार बार उसी का ख्याल आ रहा है। और अब वो मन ही मन में सोच रहा है कि भाई ये जो साबूदाने की खीर है ये सिर्फ उपवास यानी जो व्रत होता है, ठीक है, व्रत के दिन या फिर जब कोई बीमार होता है सिर्फ तभी क्यों बनाई जाती है, जैसे गुझिया सिर्फ होली दिवाली में और पंजरी सिर्फ पूर्णिमा में। बच्चों, अगर आपके घर पे कोई पूर्णिमा का उपवास करता है या फिर व्रत करता है ना, तो पंजरी एक प्रसाद होता है, वो बनाई जाती है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो यही वो सोच रहा है कि ये जो स्वादिष्ट चीज़ें हैं इनको बनाने के लिए कोई विशेष अवसर या फिर बहाना ही क्यों है? क्या ये चीज़ें जब खाने की इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? क्या कोई मना करता है? ये सब उसके मन में चल रहा है, ठीक है। हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे और शाम को, क्या शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं बिस्तर में पड़ा झक मार रहा होऊंगा। अक्लमंद और बनो बीमार। और आज दिया गया होमवर्क किससे कॉपी मांगोगे? मैं रुआंसा हो गया। बच्चों, रुआंसा का मतलब होता है रोने जैसा। देखो, जब आप किसी चीज़ से बहुत परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, तो आपका अपने आप रोने का मन करता है, आप इतना निराश हो जाते हो, ठीक है, वही है रुआंसा। तो जब उसने इस सारी चीज़ों को सोचा कि भाई ये लेटे लेटे तो बहुत ज़्यादा बोरियत हो गई है और पता नहीं नाना जी मेरे को शाम को बाहर जाने देंगे या नहीं, सारे बच्चे मज़े से खेलेंगे और मैं बिस्तर में पड़ा हुआ झक मार रहा हूँगा। फिर वो अपने आप को कोसता है कि और बनो बीमार, ज़्यादा अक्लमंद बन रहे थे। और उसके बाद उसे याद आता है कि भाई जो आज का होमवर्क है वो भी तो मुझे करना पड़ेगा, अब मैं किससे कॉपी मांगूंगा? ये सब सोच करके वो बहुत निराश हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा रुआंसा हो जाता है, उसका रोने का सा मन करता है, ठीक है। पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाजा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया है। तो क्या 1 बज गया? अब बर्तनों की आवाज़ आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया, आया भी होगा तो दबे पांव आया होगा और मुझे सोता जान लौट गया होगा। तो बच्चों, वो सिर्फ अंदाजे ही लगा रहा है क्योंकि वो बिस्तर पर लेटा हुआ है ना। तो वो कह रहा है कि पास के कमरे यानी बगल वाले कमरे में जो खटर पटर की आवाज़ें आ रही हैं, किसी चीज़ के बजने की, गिरने की, संभालने की, जो भी आवाज़ है उसे सुन करके उसने अंदाज़ा लगाया कि मुन्नू, जो उसके घर पे एक छोटा बच्चा है ना, उससे छोटा, वो शायद स्कूल से आ गया है। तो उसने कहा कि भाई क्या 1 बज गए हैं? और उसके बाद जब बर्तनों की आवाज़ आई तो उसने अंदाज़ा लगाया कि शायद सब लोग खाना खाने बैठ गए हैं, यानी लंच के लिए बैठ गए हैं। और फिर उसने सोचा कि भाई मुन्नू मेरे को एक बार भी देखने नहीं आया।
हो सकता है आया हो, लेकिन क्योंकि उसने नींद के नखरे लगाए हैं, है ना, वो अपने आप को बीमार दिखाना चाहता है, तो वो चुपचाप से दबे पाँव आना मतलब चुपचाप से आना, ठीक है, चुपचाप आया होगा और उसको सोता हुआ समझकर, जान मतलब समझकर वो वापस लौट गया होगा। वो खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाजें आ रही हैं। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता। तो बच्चों, जैसा कि वो बेचारा भूख से परेशान है और उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, बाकी लोग खाना खा रहे हैं, उनके चबाने की, खाना खाने की आवाज़ें वहाँ तक आ रही हैं। अब वो परेशान हो रहा है कि भाई सब लोग तो खा रहे हैं और मुझे आकर पूछ भी नहीं रहे हैं, अगर पूछते तो मैं उनसे सिर्फ साबूदाने की खीर ही तो मांगता। तो ये सब विचार अभी भी उसके मन में चल रहे हैं। कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता, लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाएं बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। तो बच्चों, वो थोड़ा परेशान है, तो वो कह रहा है कि अगर मेरे से पूछते तो मैं सिर्फ साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता, लेकिन नहीं भाई, मुझे तो भूखा रहना है, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। ये सब वो अपने गुस्से में और झुंझलाहट में कह रहा है। देखो, नाना जी ने कहा ना कि इसे भूखा रखो, इससे सारे विकार निकलेंगे, वही वो अपने गुस्से में कह रहा है कि भाई बस विकार निकल जाए, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ, मतलब चाहे इस चक्कर में तुम खुद परेशान हो जाओ या खुद ही दिक्कत में आ जाओ, इस तरह से। आज क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार और ऊपर से बारीक कटा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई। तो बच्चों, अब वो अंदाज़ा लगा रहा है कि घर पर क्या खाना बना होगा। तो खुशबू सूंघकर उसने अंदाज़ा लगाया कि शायद दाल चावल बनी है, अरहर की दाल बनी होगी, उसमें हींग जीरे का बघार, बघार का मतलब होता है तड़का या फिर छौंक, ठीक है। तो वो खुशबू से ही अंदाज लगा रहा है कि शायद उसमें हरी धनिया कटी होगी और देसी घी उस पर डला होगा, फिर उन्होंने उस पर नींबू निचोड़ा होगा। देखो, जब वो साथ में बैठकर खाते होंगे तो इसी तरह से खाते होंगे, तो इसलिए वो अंदाज़ा लगा रहा है। और जैसा कि उसे भी भूख लगी है, तो वो कह रहा है कि कोई इस बीमार को आकर के भी कुछ दे देता। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज़ की है। क्या हरी मिर्च तली गई है? उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया, दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। तो बच्चों, जैसा कि वो खुशबू से अंदाज़ा लगा रहा था, तो वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ कि क्या वो जो सोच रहा था वही बना है या फिर ये हरी मिर्च को तला गया है और उसके बाद वो दाल चावल वगैरह में मसल कर खा रहे हैं। तो जब उससे रहा नहीं गया तो वो रज़ाई से बाहर निकला और चुपचाप से दरवाजे तक गया, ये देखने के लिए कि बाहर क्या चल रहा है। ठीक है, हाँ, दाल चावल तली हुई हरी मिर्च। लेकिन मुन्नू आम चूस रहा था। आम इस मौसम में जरूर बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है, पूरी गुठली मुंह में ठूसे, जैसे आम कभी देखे न हो। भुक्खड़ कहीं का, पूरा हाथ भी सान रहा है। मैं जलन, गुस्से और कुढ़न में पांव पटकता वापस बिस्तर में आ गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा, सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। बच्चों, जैसा कि वो दरवाजे के पास गया, उसने चुपके से झांक कर देखा कि आखिर खाने में आज बना क्या है। तो हाँ, दाल चावल और तली हुई हरी मिर्च ही बनी थी, वही जो वो सोच रहा था। तभी उसकी नज़र मुन्नू पर पड़ी, वो आम खा रहा था। उसने सोचा कि भाई इस मौसम में आम कहाँ से आया, अच्छा तो ये बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। तो फिर जिस तरह से मुन्नू खा रहा था वो देख करके तो वो और ज़्यादा चिढ़ गया। उसने देखा कि वो उसे चूस रहा है और पूरी गुठली मुंह में डाल रहा है, पूरे अपने हाथ और मुंह उसने सब गंदे कर लिए हैं। मतलब वो बहुत मज़े से आम खा रहा था, ठीक है, क्योंकि वो चिढ़ रहा है, उसे खाने को मिल नहीं रहा है ना, और सामने जो बाकी लोग हैं वो मज़े से खा रहे हैं। भाई उसकी तो मजबूरी है। वो जलन से, गुस्से से और कुढ़न से, कुढ़ना मतलब अंदर ही अंदर चिढ़ना,
ठीक है, बाहर व्यक्त नहीं कर पाना, अंदर ही अंदर चिढ़ना, परेशान होना और जलना। तो वो गुस्से में पाँव पटकते हुए वापस बिस्तर में जाता है और उसको पूरे दिन खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, वो भूखा ही रहता है और उसके सारे विकार निकल जाते हैं। और बच्चों, उसके बाद उसने कभी भी स्कूल नहीं जाने के लिए बीमारी का बहाना नहीं बनाया, उसको सबक मिल चुका था। ठीक है, देखो, भले ही उसको लगा था कि अगर मैं बीमार होऊंगा तो मुझे रेस्ट मिलेगा, मैं स्कूल में डांट खाने से बच जाऊंगा क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था, है ना, और मुझे खाने के लिए फल मिलेंगे, साबूदाने की खीर मिलेगी, मगर उससे होने वाले नुकसानों के बारे में उसने सोचा ही नहीं था। तो आज उसको एक सबक मिल गया था कि किसी भी तरह का बहाना नहीं बनाना है। ठीक है, स्वयं प्रकाश जो कि इस चैप्टर के लेखक हैं। तो बच्चों, स्कूल ना जाने के लिए एक छोटे से बहाने ने इस बच्चे का पूरा दिन बोरियत और भूख में बदल दिया। तो ये पाठ हमें समय पर अपना काम करने और ईमानदार रहने की प्रेरणा देता है। ठीक है, लेखक से परिचय। स्वयं प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक थे। उनकी कहानियां बच्चों और बड़ों के दिलों को छू जाती हैं। स्वयं प्रकाश की कहानियां पढ़ते हुए लगता है मानो वे हमारे ही जीवन की कहानियां हैं, हमारे ही अनुभव उन्होंने लिख दिए हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक कहानियां लिखी हैं, जिनमें उनके साहसिक कारनामे, मित्रता और जीवन के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं को बड़ी रोचकता से प्रस्तुत किया गया है। स्वयं प्रकाश की कहानियों की विशेषता यह है कि उन्हें पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना मित्र बातें कर रहा हो। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि सोचने समझने के लिए नई दिशाएं भी देती हैं। मात्रा और भार। अगली किताब ज्योति रथ के सारथी, फिनिक्स आदि इनकी कई रचनाएं हैं। तो बच्चों, जरा इधर देखो, ये है स्वयं प्रकाश। इनका जन्म 1947 को हुआ और इनकी मृत्यु 2019 यानी 2019 को हुई है। तो यहाँ पर हमें बताया है कि वो जो भी कहानियाँ लिखते थे वो सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। और उनका लिखने का तरीका ऐसा होता था जैसे कोई मित्र, कोई हमारा दोस्त सामने बैठकर हमसे बातें कर रहा हो। ठीक है, तो वो सिर्फ कहानियाँ लिखते नहीं थे, उनकी कहानियों में सोचने समझने की एक नई दिशा मिलती है। ठीक है, तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, मगर कहीं पर कोई डाउट रह जाता है ना तो कमेंट करना मत भूलना। और इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी कोई राय है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।